हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसडी स्पेशल बाय मेलोडी। लास्ट टाइम हमने पॉपुलेशन ग्रोथ देखी और उसके बाद हमने पॉपुलेशन इंटरेक्शन को स्टार्ट किया था और उसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि फर्स्ट हमने देखा म्यूचुअलिज्म। अब हम देखने वाले हैं कंपटीशन, राइट। तो वर्ड कंपटीशन में आपको समझ में आया होगा कि कंपटीशन क्या हो सकती है। कंपटीशन का मतलब है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच किसी सोर्स के लिए, किसी रिसोर्स के लिए कंपटीशन होना, यानी कि दो ऑर्गेनिज्म compete करते हैं फूड के लिए। तो सोर्स क्या है यहाँ पे? फूड है। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड में, राइट। तो ये जो नज़र आ रहा है ये कुछ बर्ड्स हैं और यहाँ पे वाटर में कुछ फिशेस है, राइट। तो ये जो फिश बर्ड्स हैं इनको बोलते हैं फ्लेमिंगोज। ओके, इसको क्या बोलते हैं? फ्लेमिंगोज। ये जो बर्ड्स है, तो ये जो फ्लेमिंगोज हैं और उसके बाद जो रेसिडेंट फिश यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, वो फिश का एक ही फूड है, यानी कि दोनों ऑर्गेनिजम्स का एक ही फूड है, जिस फूड को बोलते हैं जूप्लैंक्टन। यानी कि ये वाटर में रहने वाले छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है जूप्लैंक्टन, जो ये जो बर्ड्स है वो खाते हैं और फिशेस भी खाते हैं। तो दोनों का एक ही फूड हुआ, ठीक है। तो वो होगा क्या कि एक ही फूड के लिए दोनों की कंपटीशन लग जाएगी। ये बर्ड भी खाएंगे और फिश भी खाएंगे, तो उसकी वजह से होगा क्या, दोनों जब कंपटीशन लगेगा तो जब उनके इंटरेक्शन में क्या होगा, बोथ द स्पीशीज आर एट लॉस, तो लॉस में जा सकती है। तो कैसे बातें करते हैं हम आगे। तो कंपटीशन इज द टाइप ऑफ इंटरेक्शन वेयर बोथ द स्पीशीज आर एट अ लॉस। दोनों भी स्पीशीज लॉस में जाते हैं। कैसे? टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज में compete फॉर द सेम रिसोर्स। दोनों भी स्पीशीज एक ही रिसोर्स के लिए compete कर रहे हैं। एग्जाम्पल, शार्लो क्रिक्स ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ मुंबई विजिट फ्लेमिंगोज एंड रेसिडेंट फिश compete फॉर देयर कॉमन फूड, दैट इज जूप्लैंक्टन, राइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक जो फ्लेमिंगोज भी दिख रहा है और फिश भी दिख रहा है, ठीक है। और भी एक एग्जाम्पल है इसका, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिसके वजह से आपको कंपटीशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, दूसरा एग्जाम्पल है जो है, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे आपको गोट है नज़र आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये जो ना, ये ग्रास के लिए कंपटीशन कर रहे हैं और दोनों का फूड सेम है। तो अगर इनमें कंपटीशन लग जाएगा कि दोनों का भी लॉस हो जाएगा। ग्रास है लेकिन पॉपुलेशन भी इतनी है और इतनी पॉपुलेशन होने की वजह से वहाँ पे कंपटीशन लग रहा है हर एक के बीच में, तो यहाँ पे दोनों स्पीशीज़ का लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो कंपटीशन का जो सिंबल होगा वो कैसा होगा? तो माइनस माइनस, ओके, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको माइनस एंड माइनस है, निगेटिव निगेटिव। सो बेनिफिशियल नहीं है दोनों भी स्पेशीज़ हर एक दूसरे के लिए। जैसे हमने म्यूचुअलिज्म में देखा था, बोथ स्पेशीज़ बेनिफिशियल थी हर एक के लिए, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन में हर एक अपने आप को वहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाना चाहता है, अपना फूड लेना चाहता है, तो इसको बोलते हैं कंपटीशन, ओके। जैसे कि अगर हमारा परिवार है और परिवार में मोटा सॉरी बहुत बड़ा परिवार है, तो बड़ा परिवार होगा तो वहाँ पे 10 बच्चे हैं, ठीक है, ऐसे समझो 10 बच्चे और फूड एक ही प्रकार का फूड है। तो अगर वो उसमें उन 10 बच्चों में कंपटीशन लग जाएगी तो वो फूड भी कम पड़ेगा ही, कम पड़ेगा, क्योंकि उन सब का फूड एक ही है। तो होगा क्या कि उनमें कंपटीशन लग जाएगी, वो मारने लगेंगे एक दूसरे को, तो उसमें लॉस होगा ना उसका, ठीक है ना। तो यही बातें होती हैं नेचर में भी, लेकिन इसका इलाज भी है, तो वो भी आगे देखेंगे। तो लेकिन कंपटीशन में एक बात तो क्लियर है कि दोनों ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है, लॉस होता है। तो बोथ आर नॉट बेनिफिशियल। तो ये होता क्या है, अगर आप देखोगे आगे तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया मैंने क्या। विजिटिंग फ्लेमिंगोज, देखो फ्लेमिंगोज का मतलब होता है हिंसक पक्षी, इन मराठी हिंसक पक्षी। फ्लेमिंगोज को क्या बोलते हैं? हिंसक पक्षी। ये जो रेड कलर के बर्ड्स दिख रहे हैं इनको फ्लेमिंगोज बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकेंडली, रिसोर्सेज नीड नॉट ऑलवेज बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू ऑकर। तो कंपटीशन होने के लिए जो रिसोर्सेस है
उनकी जो नीड है, नीड इन मराठी गरज, ओके, रिसोर्सेज नीड नॉट ऑलवेज बी लिमिटिंग, वो हर बार लिमिटेड ही होनी चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। तो होता क्या है देखते हैं। इन कॉम्पिटिशन द फीडिंग efficiency ऑफ वन species is reduced due to the interference or inhibitory presence of other species even if resources food and space are abundant। देखो होता क्या है, लिमिटेड हो या अबेंडेंट हो, लिमिटेड यानी लिमिटेड बहुत कम या स्टेबल, और अबेंडेंट यानी बहुत सारा फूड है। लेकिन देखो यहाँ पे एक ज़रूर बात आप याद रखो, बहुत सारा फूड है लेकिन द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पेशीज़, एक स्पेशीज़ की फीडिंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो बेटर है, वो दूसरे स्पेशीज़ के बजाय वो बेटर है। जैसे कि अगर लायन और हम लायन यानी सिंह, जैसे इन मराठी सिंह आणि दुसरं जर घेतलं आपण चित्ता, ओके, किंवा बिबट्या, या दोघांमध्ये जर आपण हे केलं तर बिबट्या कधी शिकार करत नाही ज्यावेळेस लायन तिथे असेल तर, ठीक आहे ना, कारण सिंह पुढे त्याचा टिकाव लागत नहीं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पर भी मैं समझाऊंगा कि एक स्पेशीज़ जो बहुत स्ट्रांग है उसकी वजह से स्पेशीज़ रिड्यूस ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ अदर स्पेशीज। तो इनहिबिटरी प्रेजेंस किसका है, लायन का है। तो एग्जाम्पल आगे दिया है, हम देखेंगे। एग्जाम्पल जो दिया है इसके लिए, लियोपार्ड्स डू नॉट हंट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ लाइन प्राइड। जब लायन होता है तो लियोपार्ड्स यानी चीता, ठीक है, तेंदुए बोलते हैं हिंदी में, तेंदुए, और इन मराठी चीता, ओके। सो लायन प्राइड, जब लायन होते तो लियोपार्ड्स कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उस वजह से होता क्या है कि कंपटीशन उनमें अगर लगती भी है तभी भी वो वहाँ पे लायन जीत सकता है, या लायन के वजह से वो स्पीशीज रिड्यूस हो सकती है क्योंकि उसे मार गिरा सकता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो वहाँ पे टिक सकता है। और उसमें बहुत साल पहले नेचुरल सिलेक्शन एक फिनोमिनन भी बताया था, किसने, जिसका नाम था डार्विन, ओके। देखो यहाँ पे कुछ हैं। तो चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने इवोल्यूशन में बताया था कि एक स्पेशीज़ जो होती है वो स्ट्रगल करती है अपने एग्जिस्टेंस के लिए। तो अपने एग्जिस्टेंस के लिए जो स्ट्रगल करेगा वही टिकेगा, जो स्ट्रगल नहीं करेगा वो नहीं टिकेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये बात चार्ल्स डार्विन ने तब कही थी, ओके। तो कंपटीशन में होता क्या है, तो यही बातें होती हैं। तो ये देखो अभी आगे देखते हैं। हम कहा थे लियोपार्ड्स डू नॉट हंट क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ लायन प्राइड्स, ओके। तो जब चीता, हाँ, वहाँ पे जब लायन होता है तो चीता कुछ नहीं कर सकता है और तेंदुए कुछ नहीं कर सकते, तो वो रिड्यूस हो जाते हैं। अगर आए भी तो वहाँ पे लायन उन्हें उन लायन के सामने वो टिक नहीं पा सकते। तो देयरफॉर कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच इट, देखो अभी कंपटीशन की डेफिनेशन है। Competition is best defined as a process in which the fitness of one species is significantly lower in presence of another species। तो क्या है यहाँ पे, a process in which the fitness of one species is significantly lower। तो यहाँ पे एक स्पेशीज की फिटनेस वो कम है, एक स्पेशीज की फिटनेस वो कम है इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पेशीज, दूसरे स्पेशीज के बजाय। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है लायन, देखो एक छोटा सा, हाँ यहाँ पे, तो एक यहाँ पे आपको दिख रहा है जो तेंदुआ है वो मार गिराया है लायन ने। तो वहाँ पे वो तेंदुए रहती ही नहीं है जब लायन वहाँ होता। तो लायन स्टैंडिंग ओवर डेड लियोपार्ड रिमूविंग कंपटीशन। तो कंपटीशन वहाँ पे रिमूव हुई क्योंकि उसने मार गिराया उसको। तो एक स्पेशीज जो है वो कैसे है, वो ज़्यादा पावरफुल है दूसरे स्पेशीज़ में, स्पेशीज़ के बजाय। तो कंपटीशन लगती है तो वहाँ पे लॉस हो जाता है दोनों भी स्पेशीज़ का, मिलता तो कुछ नहीं किसी को। तो ऐसे है कंपटीशन, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि कंपटीशन क्या होता है। सो कंपटीशन का डेफिनेशन क्या है, बोलो। कंपटीशन इज द बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पेशीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर। एक स्पेशीज का फिटनेस लोअर होता है प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पेशीज, तो इसको बोलते हैं कंपटीशन। तो कंपटीशन बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पेशीज और अनरिलेटेड स्पेशीज फॉर द लिमिटिंग फैक्टर। तो अगर देखो कंपटीशन बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पेशीज का एग्जांपल देखोगे तो शीप एंड गोट,
ये देखो आपको देख रहा है, ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है। लेकिन हम अनरिलेटेड स्पीशीज की बात करें तो अनरिलेटेड स्पीशीज में आता है ये एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का एग्जाम्पल कंपटीशन के लिए, एंड दूसरा जो है वो है अनरिलेटेड स्पीशीज का एग्जाम्पल कंपटीशन के लिए। समझ में आ रहा है? तो कंपटीशन यहाँ पे समाप्त होती है, और इसका जो इम्पैक्ट है नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, लॉस होता है इसमें। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट इसके जो और भी कंपटीशन के हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के तौर पर है थोड़ा सा। तो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, देखो, तो टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing for the same resource cannot coexist indefinitely and competitively inferior one will eliminated eventually। तो मैंने वही बताया आपको पहले भी कि जब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपटीशन करते हैं सेम फूड के लिए, यानी सेम रिसोर्स के लिए, ये देखो यहाँ पे क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या होता है, सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली एंड कॉम्पिटिटिवली इंटरफेयर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। तो एक पूरा क्या होता है, एक एलिमिनेट हो जाती है। एलिमिनेटेड का मतलब है एक पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, निकाल दिया जाता है वहाँ से। तो इस तरह से हैं। और भी यहाँ पे कंपटीशन का यहाँ पे देखेंगे आप तो ट्रू इफ रिसोर्सेस आर लिमिटिंग बट नॉट अदरवाइज, अगर लिमिटेड रिसोर्स रहेंगे तो देखते हैं आगे क्या है। इन इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन विथ सफिशिएंट रिसोर्सेस, देखो, इन इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन विथ सफिशिएंट रिसोर्सेस स्पीशीज फेसिंग कंपटीशन विल इवॉल्व मैकेनिज्म दैट प्रमोट को एग्जिस्टेंस रादर देन एक्सक्लूजन। इसको अच्छे से देखो। इंटरस्पेसिफिक का मतलब है कि दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में कंपटीशन लग रहा है विथ सफिशिएंट रिसोर्स, बहुत सारे रिसोर्स यानी फूड अवेलेबल है, स्पेशीज फेसिंग कंपटीशन, लेकिन वहाँ पे स्पेशीज कंपटीशन कर रही है। तो अगर रिसोर्स अवेलेबल भी होगा तो वहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वही टिकेगा, और वहाँ से क्या हो सकता है, विल इवॉल्व मैकेनिज्म्स दैट प्रमोट को एग्जिस्टेंस रादर देन एक्सक्लूजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे ये क्या होता है। यहाँ इन्होंने बताया कंपटीशन विल इवॉल्व मैकेनिज्म दैट प्रमोट को एग्जिस्टेंस रादर देन एक्सक्लूजन। तो एक्सक्लूजन होने के बजाय को एग्जिस्टेंस हो रहा है, यानी कि इसको एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल को दूंगा आपको तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये क्या है सेंटेंस। देखो अच्छे से देखो। वन सच मैकेनिज्म इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो इसका जो एग्जाम्पल है रिसोर्स पार्टीशनिंग है, यानी कि अगर 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 कंपटीशन नहीं करनी है तो कंपटीशन नहीं करनी है तो इसका मतलब क्या है कि अगर सेम फूड है दोनों का, समझो एक बर्ड है और उसका सेम फूड है, और सेम फूड है तो वो दूसरा दो अगर प्लांट है उसमें उसको फूड मिल सकता है, फ्रूट मिल सकता है, तो वो क्या कर सकता है, पार्टीशन कर सकता है। अगर एक स्पेशीज, एक बर्ड जो दूसरे प्लांट पे फूड ले रहा है तो दूसरा स्पेशीज दूसरे प्लांट पर ले सकता है, तो इसमें रिसोर्स पार्टीशनिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। तो यहाँ पे रिसोर्स पार्टीशनिंग का मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे समझेंगे। लेफ्ट साइड में देखो एक दो आपको एनिमल्स दिखेंगे, जो यहाँ पे देखो सेम फूड रिसोर्स के लिए, देखो मंकी दिख रहे हैं, दो मंकी दिख रहे हैं, दोनों भी खा रहे हैं और दोनों का फूड सेम है। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक जो है, देखो उन्होंने क्या किया कि एक जो है एक दूसरे प्लांट पे खा रहा है और दूसरा है जो दूसरे प्लांट पे खा रहा है, यानी कि उनका फूड एक ही है लेकिन उन्होंने पार्टीशन किया। तो उनमें कंपटीशन है, लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है, उन्होंने क्या किया, दे कुड अवॉइड कंपटीशन बाय चूजिंग डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग। तो वो अवॉइड करते हैं कंपटीशन को। कैसे अवॉइड करते हैं, चूजिंग डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग। तो अगर ये दो प्लांट भी ले सकते हैं और टाइम जो है वो जो चूज़ करते हैं वो टाइम अलग चूज़ कर सकते हैं। तो उसके वजह से कंपटीशन में भी वो सर्वाइव हो सकते हैं, कि ना। तो ये बातें कुछ थी कंपटीशन की। तो आगे देखते हैं।
A species whole distribution is restricted to small geographical area because of the presence of competitively superior species is found to expand its range when the competing species is removed. देखो अभी ये अच्छे से, जब स्पेशीज़, जब उस स्पेशीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी कि रिस्ट्रिक्शन यानी उसकी जगह वहाँ पे वही है, उससे ज़्यादा नहीं हो जा सकता, टू स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव सुपीरियर स्पेशीज़। तो वहाँ पे क्या है, कॉम्पिटिटिव के लिए उसके लिए सुपीरियर स्पेशीज़ है, तो वो क्या कर सकते हैं, इज फाउंड टू एक्सपांड इट्स रेंज व्हेन इट्स कॉम्पिटिटिंग स्पेशीज इज रिमूव्ड। जब उसके लिए जो कंपटीशन के लिए कुछ स्पेशीज थी तो उसको उसने कम किया, रिड्यूस किया, तो उसके वजह से क्या हुआ, उसका जो रेंज था, जो स्ट्रॉन्गेस्ट था, उसका रेंज क्या हुआ, एक्सपांड हुआ, यानी कि बढ़ गया, तो दूसरी स्पेशीज उससे रिमूव हो गई। ठीक है ना। तो ये था कुछ कंपटीशन का। अभी देखते हैं पैरासिटिज्म। तो अभी हमने देखा म्यूचुअलिज्म पहले वीडियो में, देन कंपटीशन अभी देखा, और अब हम देखने वाले हैं पैरासिटिज्म। तो म्यूचुअलिज्म में बहुत बेनिफिशियल थे ऑर्गेनिजम्स, कंपटीशन में बहुत जिसमें क्या होता है, बहुत स्पीशीज़ का लॉस होता है। पैरासिटिज्म में एक बात है जिसमें एक बेनिफिशियल होता है लेकिन एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। तो कैसे, क्या है, तो नेक्स्ट जो देखेंगे हम पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि होस्ट क्या होता है एंड पैरासाइट क्या होता है। तो जैसे कि हमने ह्यूमन हेल्थ डिसीज़ में होस्ट एंड पैरासाइट को कैसे जाना था कि जिसके बॉडी पे अटैक होता है वो है होस्ट, और जिसने अटैक किया उसे बोलते हैं पैरासाइट। तो इसको कैसे समझे, जैसे कि देखो मलेरिया में दो होस्ट होते हैं, एक ह्यूमन बॉडी है और दूसरा मॉस्किटो। मॉस्किटो एज ए वेक्टर है, क्योंकि मलेरिया की लाइफ साइकिल जो चलती है तो वो कैसे चलती है, आधी हमारे ह्यूमन बॉडी में, आधी मॉस्किटो की बॉडी में। यानी होता क्या है, देखो जब पैरासाइट एंटर करता है हमारी बॉडी में, ठीक है ना, तो पैरासाइट कौन है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या हुआ, पैरासाइट जिसने अपने बॉडी में एंटर किया और सेल को रप्चर करना शुरू किया, सेल को खराब करना शुरू किया। किसने इसे खराब करना शुरू किया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ने। यानी कि प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में जाना, यानी कि पैरासाइट ने अपने बॉडी में एंट्री करना, तो उसकी वजह से बॉडी के सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, बराबर है कि नहीं, राइट। सो पैरासाइट्स जो हमारी बॉडी के इनसाइड होते हैं उन्हें कहते हैं इंडो पैरासाइट्स, एंड जो आउटसाइड होते हैं उन्हें कहते हैं एक्टो पैरासाइट्स। ठीक है, तो पैरासाइट्स एंड होस्ट कंसेप्ट आपको समझ में आ गई होगी, तभी आपको पैरासिटिज्म समझेगा। तो ये जो पैरासिटिज्म है ये कैसा होता है तो आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें मोस्टली दो प्रकार के पैरासाइट होते हैं, एक एक्टो पैरासाइट होता है और एंडो पैरासाइट्स। एक्टो पैरासाइट जो बाहर से हमारे बॉडी पे एक्ट होते हैं, और एंडो पैरासाइट जो इनसाइड बॉडी में जाके डाइजेस्टिव सिस्टम या अनदर दूसरा कुछ सिस्टम होगा वहाँ पे जाके रहेंगे, और उससे कहेंगे हम एंडो पैरासाइट्स। ठीक है, तो ये जो है ना, आगे देखते हैं हम अच्छी तरीके से। तो इन सो मेनी वेज, सॉरी, हाँ देखो अभी अच्छे से देखो। तो पैरासिटिज्म हैज़ इवॉल्व सो मेनी टॉक्सोनॉमी ग्रुप्स फ्रॉम प्लांट्स एंड हायर वर्टिब्रेट्स। तो प्लांट्स में भी है और एनिमल्स में भी है, तो दोनों भी देखेंगे। पैरासाइट्स हैव इवॉल्व टू होस्ट स्पेसिफिक, दे कैन पैरासाइट इज ओनली सिंगल स्पेशीज ऑफ होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, इन सच वे दैट बोथ होस्ट एंड पैरासाइट्स टेंड टू को इवॉल्व अगेंस्ट ईच अदर। तो को इवॉल्व यानी कि क्या, देखो उसके ऊपर रहते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है प्लांट का, एक पैरासाइट है और दूसरा होस्ट है। पैरासाइट जिसने अटैक किया है होस्ट पर, जिसने प्लांट पे अटैक किया है और प्लांट का फूड ले रहा है, प्लांट के जो इन मराठी जे होस्ट आणि पॅरासाइट दिसतात तुम्हाला, त्याच्यामध्ये काय होतं आहे की प्लांटमधलं होस्ट फूड कलेक्ट करतो आहे, त्याचं फूड घेतो आहे प्लांटमधलं, तो पॅरासाइट तिथे राहून मग काय होतं, काही दिवसांनी तोच होस्ट, तो जो पॅरासाइट आहे तो तिथेच राहतो आणि राहून राहून त्याला सवय होऊन जाते आणि तो प्रत्येक गोष्टीची ती काय करतो, त्याची घेत असतो। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो को इवोल्यूशन होता है। को इवॉल्व क्यों होते हैं, देखिए आगे। को इवॉल्व यानी कि जब पैरासाइट ने, होस्ट ने जब उसके ऊपर, देखो पैरासाइट ने अटैक किया तो होस्ट ने थोड़ा सा रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन पैरासाइट ने उसे रेजिस्ट नहीं करने दिया। उसके वजह से क्या हुआ, पैरासाइट वहाँ पे, पैरासाइट एंड होस्ट का वहाँ पे को इवोल्यूशन हो गया।
तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो अगेंस्ट ईच अदर, तो उसने उसके अगेंस्ट, यानी जसे मराठीत म्हणतो आला आणि राहून गेला, म्हणजे जसं की तो एकदा घरामध्ये शिरला आणि थांबूनच गेला, तसं काही काही गोष्टींची सवय होऊन जाते माणसांना. जसं आता कोरोना आला आहे आणि काही दिवसांनी त्याची सवय पण व्हायला लागेल आपल्याला, किंवा एखादी गोष्टीची सवय. किंवा बघा, इथे जे आहे ना, इथे काय सांगितलं गेलं आहे की कोव्हिलेशन होतं म्हणजे काय, की जरी एखाद्या समजा आपल्या बॉडीने आपली याच्यासाठी एक एक्झाम्पल आहे. आपली बॉडी काय करते, सर डायजेस्टिव्ह सिस्टीम जी आहे ना आपली, बघा आपली डायजेस्टिव्ह सिस्टम जे पॅरासाईट्स येतात आपल्या बॉडीमध्ये त्याच्यावरती सिक्रेशन करते आणि त्याला मारून टाकत असते किंवा मारून टाकण्याचा प्रयत्न करते. पण कधी कधी हाच जो पॅरासाईट आहे तो त्याच्या अगेन्स्ट जातो, बॉडीच्या सिक्रेशनच्या अगेन्स्ट जातो, आणि त्याच्यामुळे काय होतं कि तो इवॉल्व होतो तिथे. तो काय होतो, इवॉल्व होतो. तो क्या होता है, तो यहाँ से इवोल्यूशन होता है, तो उसको बोलते हैं कोविलेशन. दोनों भी रहते हैं और दोनों भी बढ़ते जाते हैं. ठीक है, होस्ट ने उसको अपोजिट उसके ऊपर अटैक किया लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ, उसने अपने आप को अडॉप्ट किया अपने बॉडी में. तो देखो ये पैरासिटिज्म है. तो देखते हैं क्या होता है आगे. तो देखो, इन सच वे दैट बोथ होस्ट एंड पैरासाइट्स टेंड को इवॉल्व अगेंस्ट ईच अदर. तो accordance with their lifestyles, endoparasites evolved species adaptations such as loss unnecessary sense organ, presence adhesive organs, suckers to climb to host digestive systems and high reproductive capacity. देखो, पैरासाइट आया, लाइफस्टाइल उस जो अगेंस्ट अडेप्ट किया लाइफस्टाइल को, अकॉर्डेंस विद देयर लाइफस्टाइल्स. एंडोपैरासाइट्स इवॉल्व स्पेशल एडेप्टेशन, यानी कि हमारी बॉडी में जो पैरासाइट आया है उसने क्या किया, अपने आप को ढाल लिया एंडोपैरासाइट्स ने, और एडेप्टेशन सच दैट लॉस अननेसेसरी सेंस ऑर्गन. तो उससे क्या होता है, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स. लेकिन एक देखो, एक के लिए बेनिफिट है लेकिन दूसरे के लिए बेनिफिट नहीं है, तो उसकी वजह से पॉजिटिव एंड निगेटिव है. समझ में आ रहा है. तो ऑर्गन्स, प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स, सकर्स टू क्लाइंग ऑन द होस्ट, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इससे डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉस होता है. हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, तो उसमें जो एंडोपैरासाइट्स होता है उसमें हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है. देखो यहाँ पे ये जो लाइफ साइकिल है, आगे जाके हम जैसे हमने ह्यूमन हेल्थ डिसीज़ में देखा था कि कैसे प्लाज्मोडियम आता है और हमारी बॉडी के अंदर लाइफ साइकिल उसकी चलती है प्लाज्मोडियम की. ठीक है ना, कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है. तो ये जो पैरासाइट्स है हमारी बॉडी को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं. तो एक का लाइफ साइकिल तो हमारी बॉडी में होता है, लेकिन हमारी बॉडी तो वहाँ से क्या होती है, पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़राब हो जाती है. इसकी वजह से एक का बेनिफिट है और एक का लॉस है. समझ में आ रहा है. तो इसको बोलते हैं पैरासिटिज्म. तो ये एक्टो पैरासाइट्स भी हो सकता है, एंडोसाइड. एक्टो पैरासाइट्स यानी जो आउटसाइड से हमें क्या करते हैं, हमला करते हैं. देखो, मलेरिया का पैरासाइट्स प्लाज्मोडियम जो आपने देखा, और पैरासाइट्स के दो पार्ट है, एक्टो पैरासाइट्स एंड एंडो पैरासाइट्स. तो एक्टो पैरासाइट्स जो बाहर से हमला करते हैं, एंडो पैरासाइट्स जो अंदर आके हमला करते हैं. ठीक है ना. देखो यहाँ पे कुछ टिक ऑन डॉग, टैपवर्म से, हुकवर्म से कुछ एग्जांपल है पैरासाइट्स के. ये यहाँ पे कुछ हेयर दिख रहा है ना, हेयर में कुछ दिख रहा है, तो हेयर में भी हमारे पैरासाइट्स आते हैं, आपको पता होगा. ठीक है ना. देखो यहाँ पे कुछ एक्टो पैरासाइट्स के एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है आपको. ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा इमेज देख के. ठीक है ना. तो ये हमारे हेयर पे भी अटैक करते हैं. ठीक है, जब ये अटैक करते हैं तो हमारा हेयर लॉस होना, ये बाहर से करते हैं. दूसरे भी आहे, इन मराठी जसं दुसरे पण असतात ढेकून वगैरे, जे आपल्या बॉडीवरती अफेक्ट करतात. ओके, तो यहाँ पे प्लांट का एग्जांपल दिया है, कस्कुटा ऑन श्रब. तो कस्कुटा एक प्रकार का जो प्लांट है वो श्रब में जाके हम पूरा उस प्लांट के फूड को लेता है. तो बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल है एक्टो पैरासाइट्स एंड एंडो पैरासाइट्स के. तो एंडो पैरासाइट्स के एग्जांपल देखें तो टैपवर्म्स है एंड हुकवर्म्स है. ठीक है, एंडो पैरासाइट्स. तो यहाँ पे दो इमेज में दो दिख रहे हैं, एक एक्टो पैरासाइट्स है, यहाँ पे एंडो पैरासाइट्स है एंड एंडो पैरासाइट्स है. ठीक है, तो देखते हैं.
द लाइफ साइकिल्स पैरासाइट्स आर ऑफन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग इंटरमीडिएट होस्ट वेक्टर्स फैसिलिटेट ट्रांसफर टू द होस्ट। क्या बोलते हैं ये, द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट्स आर ऑफन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है इन्वॉल्विंग इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट इन्वॉल्व होता है। इंटरमीडिएट होस्ट कौन है, जैसे कि अगर मलेरिया की बात करें तो इंटरमीडिएट होस्ट कौन है, मॉस्किटो है ना, वो आता है इंटरमीडिएट है वो मैन और प्लाज्मोडियम के बीच में का। वो क्या काटता है लेकिन वो उसके वजह से मलेरिया होता नहीं है। मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम। लेकिन प्लाज्मोडियम की जो झुस्पोरिया है, जो यस प्लाज्मोडियम की जो स्पोर्स होते हैं वो किस में होते हैं, मॉस्किटो में। तो वो क्या करता है, इंजेक्ट करता है हमारे बॉडी में, ठीक है ना। तो वो उसके वजह से क्या होता है, वो जो पैरासाइट से वो हमारे अंदर आता है। तो इंटरमीडिएट होस्ट का मतलब मॉस्किटो। एंड देखो क्या बोला है यहाँ पे, इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर्स फैसिलिटेट ट्रांसफर टू द होस्ट। द मलेरियल पैरासाइट्स प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नीड्स अ वेक्टर। तो वेक्टर क्या है, मॉस्किटो वाहक, तो स्प्रेड टू अदर होस्ट। ओके, तो स्प्रेड करता है अदर होस्ट। तो पैरासिटिज्म आपको समझ में आया होगा। पैरासाइट्स एक्टोपैरासाइट्स का दिया है। एक्टोपैरासाइट्स फिट्स ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। एक्सटर्नल सरफेस स्टिक्स ऑन द डॉग। तो ये डॉग के ऊपर जो स्टिक्स आते हैं वो जो एक्सटर्नली हमारे ऊपर और दूसरे एनिमल के ऊपर अटैक करते हैं। तो एक्टोपैरासाइट समझ में आ रहा है, ठीक है। द मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल्स ऑफ दिस ग्रुप आर द लाइस ऑन ह्यूमंस, ह्यूमन के ऊपर आने वाले लाइस, और डॉग के ऊपर होने वाले टिक्स। तो मेनी मरीन फिश आर इन्फेस्टेड विद एक्टोपैरासाइट्स, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे कसकुटा भी नज़र आ, सॉरी एक्टोपैरासाइट्स का एग्जाम्पल मैंने बताया आपको। दूसरा है कसकुटा, ये जो दिख रहा है ये कसकुटा है। ऑन श्रब प्लांट पे ये कसकुटा आता है, पैरासिटिक प्लांट। इसको याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। कसकुटा पैरासिटिक प्लांट दैट कॉमनली फाउंड ग्रोइंग इन हेज प्लांट्स हैज़ लॉस्ट क्लोरोफिल एंड ल्यूज। तो ल्यूज में से जो वो जो क्लोरोफिल है वो लेता है कसकुटा, और उसके बाद इन द कोर्स ऑफ को इवोल्यूशन इट डिराइव्स न्यूट्रिशन फॉर्म करता है, और प्लांट्स विच इट्स पैरासाइटाइजेस। तो यानी कि ये कसकुटा प्लांट जो है ये पैरासाइट है, श्रब के ऊपर जाता है और उसका पूरा क्लोरोफिल लेता है, फूड लेता है। तो देखो दूसरा है ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। यहाँ पे क्या होता है, एक बर्ड का जो नेस्ट होता है, यानी बर्ड्स इज अ फैसिनेटिंग एग्जांपल विच इज द पॅरासिटिक बर्ड लेट्स इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट। इन मराठी काय असतं, एक घरटं असतं ना, एका पक्षाचं घरटं असेल समजा, काऊबर्डचं घरटं आहे आणि काऊबर्डच्या घरटामध्ये त्याचे अंडी आहेत काऊबर्डचे, ठीक आहे, आणि त्याची अंडी ते उबवत असतं. अंडी उबवणे म्हणजे ज्याला आपण काय म्हणूयात की इन्क्युबेट करणं, त्याच्या अंडी. पण इथे काय होतं, दुसरा बर्ड त्याच्या घरट्यामध्ये त्याची अंडी देतो, त्याची अंडी आणतो त्याच्यात ठेवतो. म्हणजे पॅरासाईट कोण झाला, वार्बलरने काय केलं, त्याची अंडी तिथे आणली आणि ठेवून दिली त्याच्या घरट्यामध्ये, त्या पक्षाच्या घरट्यामध्ये. आणि मग अंडी उबवण्याची प्रक्रिया करतं. त्या अगोदरच्या काऊबर्डला वाटतं की त्याचेच अंडी आहेत, कारण सारखीच दिसायला लागतात काही दिवसानंतर. सो इथं काय म्हटलं आहे बघा, या ड्युरिंग दिस कोर्स ऑफ इव्होल्युशन द एग्स ऑफ द पॅरासाइटिक बर्ड्स हॅव इव्हॉल्व्ड रिझेंबल मीन्स सारखे दिसणं. द होस्ट एग्स इन साइज एंड कलर रिड्यूस द चांसेस ऑफ द होस्ट बर्ड डिटेक्टिंग. तो होस्ट बर्ड जो होता है तो डिटेक्ट कर नहीं सकता ना, तो होस्ट बर्ड जो होता है वो डिटेक्ट कर नहीं सकता उस दूसरे अंडे को. तो उसके वजह से क्या होता है, वो भी इनक्यूबेट होता है, और जब उसे पता चलता है तो वो उसको इजेक्ट करता है. एक अच्छा सा इसके लिए एक मैंने एनिमेशन यहाँ पे लिया था यूट्यूब से, तो इसको देखो, सिर्फ देखो. फील्ड वर्क किया था. द चॉक ब्राउड मॉकिंग बर्ड इन फ्रिक्वेंट होस्ट ऑफ द ब्रूड पैरासिट इज शाइनी काऊ बर्ड. उसके एक देखो कितने शाइनी है, काऊ बर्ड इन पॉलीमॉर्फिक शोइंग वेरिएशंस इन ग्राउंड कलर. तो होता क्या है, तो उसमें दूसरे होस्ट पैरासाइट आता है और पैरासाइट के अंडे वहाँ पे दिखेंगे आप,
देखो पैरासाइट के, देखो यहाँ पे थोड़ा आर्टिफिशियल किया है कि एक 3D प्रिंटेड अंडा वहाँ पे रख दिया और पैरासाइट आया और उसने भी उसका अंडा वहाँ पे रख दिया। तो इंक्यूबेट तो करेगा इस बर्ड, जो होस्ट बर्ड है उसको पता ही नहीं चलता कि अंडे, उसके उसे लगता है कि मेरे ही अंडे सब, तो वो क्या करता है, इंक्यूबेट करता है सबको, ठीक है ना, उसको समझ में नहीं आता। तो होस्ट रिस्पॉन्स वेयर एक्सप्लेन बाय द एब्सोल्युटली परसीव्ड डिफरेंस बिटवीन देयर ओन। आपको ये समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है या क्या चल रहा है। पैरासाइट और होस्ट का अंडा सेम दिख रहा है, होस्ट का एग एंड पैरासाइट का एग सेम दिख रहा है, तो उसकी वजह से उसको समझ में नहीं आता और इंक्यूबेट कर देता है, इंक्यूबेट कर देता है, उबलते हैं अंडे और हैच भी होते हैं। जब उसे पता चलता है कि ये डिफरेंट अंडा है यार, तो उसको लेके वो एक तो वो जेट करता है, पैरासाइट का जो अंडा है वो भी वहाँ पे उबलता है। तो ये आप यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हो, इसकी कोई बात नहीं, ठीक है। आपको समझा ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, तो ये जो ब्रूड पैरासिटिज्म, इसमें क्या होता है, पैरासाइट के अंडे उस जो नेस्ट होता है, ठीक है ना, किसका, होस्ट का, तो होस्ट के नेस्ट में वो वो डालता है और वहाँ पे क्या होते हैं, इंक्यूबेट होते हैं होस्ट के वजह से। तो ओके, इसको बोलते हैं पैरासिटिज्म। सो होस्ट बर्ड्स डिटेक्टिंग फॉरेन एग्स एंड इजेक्टिंग देम फ्रॉम द नेस्ट। जब होस्ट को पता चलता है कि ये फॉरेन एग्स है, कब पता चलेगा, तब तक पता नहीं चलेगा जब तक उसका कलर चेंज नहीं होगा। कलर चेंज होने के बाद उसे पता चलता है, फिर वो इजेक्ट करता है, यानी कि उसको छोड़ देता है। तो ये पैरासाइट बर्ड्स जो होते हैं, सॉरी एग्स ऑफ पैरासाइट बर्ड्स एशियन कूल एंड हैज बिफोर दैट इट्स सोर्स कॉमन इंडियन क्राउ। ओके, तो ऐसा समझो अच्छे से। तो ब्रूड पैरासिटिज्म यही है, आपको समझ में आया होगा। तो लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज प्रेडेशन। तो प्रेडेशन भी देखते हैं क्या है, ठीक है। देखो अभी तो अभी जो हमने देखा क्या, पैरासिटिज्म, एंड देन नेक्स्ट ब्रूड पैरासिटिज्म भी देखा, उसका टाइप्स। और अब देखने वाले कि जो प्रेडेशन है, प्रेडेशन में भी एक बेनिफिशियल है और ये का एक बेनिफिशियल नहीं है स्पेशीज़ में। तो प्रेडेशन जब बोलते हैं तो हमको याद कौन आते हैं, टाइगर एंड डियर, ठीक आहे ना। वाघ आणि हरणाची, वाघाने झडप घातली हरणावरती, हे आपल्याला माहीतच आहे आणि ते आपल्याला आवडतं देखील बघायला, पण तिथे कोणाचा प्राण जातो, बिचारा डिअरचा। म्हणजे अर्थातच काय, वेन वी थिंक प्रेडेटर अँड द प्रे, मोस्ट प्रोबॅबली इट इज द टायगर अँड डिअर दॅट रेडिली कम्स टू आवर माइंड, बट अ स्पॅरो इटिंग एनी सीड इज नो लेस अ प्रेडेटर। सो देखते हैं, तो प्रेडेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो प्रेडेशन में प्रेडेटर कौन हुआ, टाइगर, एंड प्रे कौन हुआ, डियर। तो इसके वजह से एनर्जी भी ट्रांसफॉर्म होती है। जब टाइगर जो है वो कार्निवोर है, ठीक है ना। जब टाइगर डियर को खाता है तो उसके वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है टाइगर के। तो ये भी एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन का भाग है, प्रेडेशन। तो प्रेडेटर एंड प्रे आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो प्रेडेटर कौन होता है, टाइगर, और प्रे कौन होता है, डियर। ओके, सो ऑल दोज ग्राजर्स आर एनिमल्स ईटिंग प्लांट्स क्लासिफाइड एज अ हार्बीवोर्स। जब कोई एनिमल्स अगर प्लांट को खाते, जे प्लांटला खातात त्यांना हार्बीवोर्स म्हणतो आपण। दे आर नॉट व्हेरी डिफरंट फ्रॉम प्रेडेटर्स, ते सुद्धा खूप वेगळे नाही आहेत प्रेडेटर्सपेक्षा। ओके, सो प्रेडेटर्स प्ले मेनी इंपॉर्टेंट रोल्स। तो ये जो है ना बहुत रोल अच्छा से प्ले करते हैं पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, keep prey populations under control. Without them, prey species would reach very high population densities and cause ecosystem instability. Example: absence of frogs, locusts increases in density and destroy large tracts of agriculture lands. In absence of frogs, locusts increase in density. फ्रॉग के एब्सेंस में लोकस्ट की डेंसिटी बढ़ती है और एग्रीकल्चर लैंड का डिस्ट्रॉय होती है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स अडेप्टेड इन एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल बेस्ड एंड एबिलिटी ऑफ द प्रेडेटर टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन। तो प्रे का पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर फील्ड में। बायोलॉजिकल कंट्रोल जैसे बोलते हैं हम, मेथड्स अडेप्टेड इन एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल यानी कि जो प्रे हैं वो, अगर पेस्ट को कंट्रोल करना है
तो वहाँ पे जो प्रीडेटर्स है वो अच्छी भूमिका निभाते हैं। तो प्रीडेटर्स ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पेशीज डाइवर्सिटी। प्रीडेटर्स नहीं होंगे तो जो पेस्ट है वो भी नहीं कंट्रोल होगी ना, तो उसके वजह से प्रीडेटर भी अच्छे होते हैं कभी कभी कभार। तो रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी कॉम्पिटिशन अमंग द कॉम्पिटिटिव प्रे स्पेशीज। तो ये है कुछ प्रेडेशन व्हेन सर्टन एक्सोटिक स्पेशीज आर इंट्रोड्यूस्ड एक्सीडेंटली intentionally into a new graphical area, they become invasive, start spreading rapidly due to absence of natural predators. Zebra mussels in the intertidal zone of North America. तो इसका एग्जाम्पल है ये। तो नेक्स्ट, इफ predator over exploits its prey, then the prey might become extinct, and following it the predator will also become extinct for lack of food. अगर प्रीडेटर ने प्रे को खा लिया, बहुत सारा खा लिया, शिकार करी उसकी, तो होगा क्या, ये अगर ख़त्म हो गए तो इनको भी खाना नहीं मिलेगा। तो इस टाइम पे क्या होते हैं, ये जो प्रीडेटर होते हैं ये प्रूडेंट यानी कि समझदार होते हैं, ठीक है ना। उन्हें फ्यूचर का भी तैयारी करनी पड़ती है, यानी कि वो इतना मुझे स्टेबल रखते हैं कि प्रे पूरे कम ना हो और खाने के लिए भी मिले। समझ में आ रहा है। तो अगर ये ओवर एक्सप्लॉइट्स करेंगे, प्रे को शोषण करेंगे उनका और खाएंगे उनको ज़्यादा, तो एक दिन उनको भी खाना नहीं मिलेगा। इसकी वजह से वो प्रुडेंट होते हैं। प्रुडेंट यानी वो धोरणी, जसं आपण मराठीत म्हणतो धोरणी असतं, भविष्याची चिंता प्रत्येकाला असते, तशी एनिमल्स में भी बहुत सारी उनके फ्यूचर की उन्हें चिंता होती हैं। तो वो समझदार होते हैं यानी प्रुडेंट होते हैं कि वो उतना ही एक्सप्लॉइट करते हैं उन्हें जितना ज़रूरी है। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। तो प्रे स्पेशीज हैव इवॉल्व वेरियस डिफेंसेस टू रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेशन। प्रे स्पेशीज हैव इवॉल्व वेरियस डिफेंस रिड्यूस। अभी कुछ प्रे जो स्पेशीज है उनमें कुछ डिफेंसेस होते हैं जो रिड्यूस करते हैं प्रेडेशन का इम्पैक्ट, यानी कि वो अपने आप को बचाते। प्रे जो होते हैं ना, प्रे अपने आप को बचाते। जसं आपण मराठी म्हणूयात, हे जे प्रे असतील ना, हे फसवतील यांना, प्रेडेटरला आपला स्पीड वाढवतील किंवा चुकवतील यांना। जे प्रेडेटर त्यांच्या मागे लागले, समजा वाघ त्याच्या मागे लागला असेल तो त्याला चुकवेल, कोण हरिण त्याला चुकवेल। तो हे काही त्यांच्यामध्ये एक स्पेशालिटी असते ज्याला आपण म्हणूयात, जसं पुढे बघणार आहे आपण। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे व्हेरियस डिफेंस। आता डिफेंसेस कुठले कुठले, तो डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो कुछ प्लांट में भी है और कुछ एनिमल में भी है। तो एनिमल में कैसे है, बटरफ्लाई में कैसे है और प्लांट में कैसे है, तो वो भी देखेंगे। और कॉमोफिलेज है वो आगे तो वो भी देख रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ काइंड ऑफ इवोल्यूशनरी आर्म्स रेस। तो ये क्या है, इवोल्यूशनरी आर्म्स रेस। बेटर कॉमोफिलेज फॉर कंसीलमेंट, फास्टर स्पीड, एस्केप आर फॉर प्रे एंड प्रेडेटर्स हैज काउंटर दिस। तो इसका मतलब यानी कॉमोफिलेज यानी ज्याला मराठीतून आपण म्हणतो लपवण्याची जागा, लपण्याची जागा, सॉरी नॉट लपण्याची जागा। कॉमोफिलेज म्हणजे गुप्त ठेवणं किंवा लुप्त ठेवणं, किंवा त्याला असं म्हणूयात की गुपित ठेवणं। आणि फॉर कॉन्सिलमेंट मीन्स लपण्याची जागा। ओके, सो फास्टर स्पीड, escape आर फॉर प्रे एंड द प्रेडेटर्स हैज काउंटर दिस बाय इट्स ओन मीन्स। ओके, तो इसके वजह से क्या होता है, बहुत सारे उनमें जो है वो टाइप्स है इवोल्यूशनरी आर्म्स रेस के। दैट मीन्स वो क्या कर सकते हैं, प्रेडेटर को उनके पास आने देते नहीं है। कुछ ऐसी जगह चुनते हैं, वहाँ पे वो रहते हैं प्रे, ठीक है ना। तो ऐसी बातें हैं। सम स्पेशीज ऑफ इंसेक्ट्स, फ्रॉग, क्रिप्टिकली कलर्ड, जो स्पेशीज़ होते हैं कुछ कलर्ड की होती है इंसेक्ट की। कॉमोफिलेज, फसाना, कॉमोफिलेज यानी फसाना, समझ में ही नहीं आता ये कौन है, इंसेक्ट कौन सा है। तो ये भी है, कुछ कलर अपना क्रिप्टिकली कलर्ड होते हैं। फ्रॉग्स जो समझ में नहीं आते। द मोनैर्क, अभी एक बटरफ्लाई के बारे में चर्चा करेंगे। देखो आगे, देखो यहाँ पे मैंने अभी बताया ना फ्रॉक का, तो ये देखो फ्रॉक का कलर नज़र आ रहा है क्या, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, ठीक है ना। इसका भी नज़र नहीं आ रहा, देखो कितना अच्छा बढ़िया दिखा है। तो इसकी वजह से ये लुप्त हो जाते हैं, लुप्त। कोई इसे मार ही नहीं सकता ना, प्रेडेटर को लगेगा इसमें कोई नहीं है, ये पेड़ पे कुछ नहीं है,
प्रेडेटर को लगेगा पेड़ पे कुछ नहीं है। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे जो दिया है कि सब स्पेशीज इंसेक्ट्स क्रिप्टिकली कलर्ड, तो दैट इज व्हाट दिस इज इट। ओके, सो ओके, नेक्स्ट आगे जाते हैं। द मोनार्क butterfly is highly distasteful to its predator, so because of special chemical present in its body। तो ये जो बटरफ्लाई है ना, इसको भी कुछ प्रेडेटर खाते नहीं है या उसके ऊपर कोई अटैक करता नहीं है बटरफ्लाई के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो जब उसके कैटरपिलर के स्टेज में जब वो रहती है, नहीं कैटरपिलर नहीं बोल सकते इसको, जब वो छोटी रहती है, यानी कि जैसा एग लार्वा प्यूपा, ठीक है, तो लार्वल स्टेज में जब होती है तो एक प्लांट से वो एक केमिकल अपने अंदर बॉडी में लेती है बटरफ्लाई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये देखो, तो बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू प्रेडेटर। तो बर्ड इसको नहीं कुछ कर सकते बटरफ्लाई को, बिकॉज स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी। उसके बॉडी में एक स्पेशल केमिकल प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ वीड जो पॉइजनस वीड पे ये जाती है ना, जैसे यहाँ पे एक पॉइजनस वीड दिख रहा है और उसके ऊपर बटरफ्लाई गई है, तो बटरफ्लाई जो होती है वो जब उसका स्टेज होता है, बटरफ्लाई डायरेक्टली बटरफ्लाई नहीं बनती, बटरफ्लाई का स्टेज होता है एक लार्वा प्यूपा देन बटरफ्लाई, यानी कि लार्वल स्टेज में जसं आपण त्याला मराठीत अळी म्हणतो, अळीच्या स्टेजला असताना ती केमिकल घेते प्लांटमधनं। सो जब वो लार्वल स्टेज में होती है तब वो प्लांट से केमिकल लेती है। देखो यहाँ पे एक छोटा सा आपको नज़र आ रहा है, ये देखो ये एक बटरफ्लाई है, इसको अभी विंग आए नहीं है, विंग बाद में आएंगे। ये क्या कर रही है, एक प्लांट से केमिकल ले रही है, ये प्लांट से केमिकल ले रही है, उसके वजह से क्या होगा, उसके वजह से क्या होगा, उसे आगे जाकर फ़ायदा होगा, प्रेडेटर उसे खाएंगे नहीं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो ये बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो ये जो है मोनार्क, इसको एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान में रखो, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है मोनार्क। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो एडल्ट मोनार्क बटरफ्लाई डिस्प्लेइंग वार्निंग कलर पैटर्न, ठीक है ना, वार्निंग कलर पैटर्न वो डिस्प्ले कर रही है, और द केमिकल प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। सो इंटरेस्टिंगली द बटरफ्लाई एक्वायर्स दिस केमिकल ड्यूरिंग कैटरपिलर स्टेज। जब कैटरपिलर, ये देखो ये कैटरपिलर का स्टेज है, तो कैटरपिलर के स्टेज में वो क्या करते हैं, इस प्लांट से केमिकल लेती है अपने बॉडी के अंदर। पॉइजनस, ये जो है ना, ये पॉइजनस वीड है, समझ में आ रहा है? ये क्या है, पॉइजनस वीड है, और यहाँ से केमिकल इसके अंदर जाएगा, और अंदर जाके जब वो बड़ी होगी तब उस पर कोई प्रेडेटर अटैक नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ चेंजेस करते हैं अपने पैटर्न में, जिसकी वजह से वो टिक सके। तो इसके वजह से इवोल्यूशन भी होता है, जिसे हम इवोल्यूशन बोलते हैं। सो इवॉल्व वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, फॉर प्लांट्स हार्बिवोरस आर द प्रेडेटर्स, प्लांट्स देयरफॉर हैव इवॉल्व वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस अगेंस्ट हार्बिवोरस। सो हार्बिवोरस जो उन्हें सब बहुत सारे प्लांट्स हैं जो हार्बिवोरस प्लांट को खाते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते हम। फॉर प्लांट्स हार्बिवोरस आर प्रीडेटर्स, प्लांट्स के लिए भी कुछ प्रीडेटर्स होते हैं। तो प्लांट्स देयरफॉर हैव इवॉल्व वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस। तो प्लांट अपने आप का बचाव कैसे करते हैं? कोई ग्रासिंग एनिमल्स भी होते हैं ना जो प्लांट को खाते हैं, या दूसरे कुछ एनिमल्स है उसको प्लांट को खाते हैं। तो प्लांट अपने आप को कैसे बचाते हैं वो प्रेडेटर से? तो कैसे बचाते हैं, देखो आगे हम देखने वाले हैं कि वहाँ पे होता क्या है। मैंने अभी बताया आपको क्या, मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस। तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस हम देखने वाले हैं। तो आगे होता क्या है मॉर्फोलॉजी में, यानी एकेसिया। देखो यहाँ पे कैक्टस दिख रहा है, तो कैक्टस के यहाँ कुछ स्पाइन भी दिख रहे हैं। एकेसिया है, उसके ऊपर भी स्पाइन रहते हैं, बाबुळ ज्याला आपण मराठी तो म्हणतो बाबुळ। ओके, सो द हेयर थॉर्न्स मीन्स कांटे। तो कांटे होते हैं पेड़ के ऊपर। तो ये जो कांटे हैं आर द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स डिफेंस। तो ये अपने का बचाव करते हैं। देखो इसको कभी कोई नहीं खाता, ये प्लांट को कभी कुछ नहीं खाता ही नहीं, क्योंकि अगर वो प्रेडेटर उसके खाएगा तो मर जाएगा। क्योंकि उनके वो एक तो स्पाइन होते हैं बाहर से, और अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो उसकी वजह से मरता है प्लांट। तो वो उसकी वजह से मरता है प्रेडेटर्स यानी एनिमल्स। तो मेनी प्लांट्स प्रोड्यूस स्टोर्स केमिकल्स दैट मेक हार्बिवोर सिक।
So when chemical produce are eaten, they inhibit feeding on digestion of predator and disrupt reproduction. You will kill it. तो ये क्या करते हैं, अगर प्रेडेटर इसे खाएंगे तो इसको खाने के वजह से क्या होगा, वो मर जाएंगे. तो बहुत सारे फंजा है, कैलोट्रोपिस है. कैलोट्रोपिस मतलब जो बोलते हैं उसको, जैसे कि क्या, इसको कोई खाता ही नहीं है. कैलोट्रोपिस को रुई, इन मराठी को रुई बोलते हैं ना उसको, तो उसको कोई खाता ही नहीं है. मेनी प्लांट्स प्रोड्यूस स्टोर केमिकल, यानी उसमें जो केमिकल्स होता है, जैसे कि वो डाइजेशन के ऊपर का, डाइजेशन को ख़राब करता है और मारता है दूसरे एनिमल को, तो इन्हें कोई खाता नहीं. तो देखो ये भी फंगस आपको बहुत सारे नज़र आते हैं. तो ये बहुत बड़े पॉइजनस होते हैं, तो इसको कभी हाथ नहीं लगाने का. उस तो कुछ खाने के लिए दूसरे भी होते हैं, लेकिन वो ये पॉइजनस होते हैं. ठीक है, तो इसके ऊपर अगर अटैक करते हैं प्रेडेटर्स, यानी कुछ एनिमल्स इन्हें खाएंगे तो एनिमल्स मर जाएंगे, तो इसके ऊपर अटैक कोई करता ही नहीं है. सो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है कि कैलोट्रोपिस ग्रोइंग इन एबंडेंट फील्ड्स प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसको अच्छे से देखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स एंड दैट इज व्हाई यू नेवर सी एनी कैटल गोट्स ब्राउजिंग ऑन दिस प्लांट. तो ये यहाँ पर देखो कौन सा होता है केमिकल, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स. किस में होता है, कैलोट्रोपिस में. तो इसको कोई खाता नहीं है, किसकी वजह से, इस केमिकल की वजह से. ओके, अ वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्लांट्स कमर्शियल स्केल, निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, स्ट्राइकनिन, ओपीएम, से. तो बहुत सारे जो प्लांट्स है उसमें सब्सटेंसेस होते हैं. एक अगर एक्सट्रैक्ट निकाले तो बहुत सारे केमिकल्स में उसमें केमिकल्स मिल सकते हैं. जैसे कि देखो आगे भी है, डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट्स. देखो अभी मैं आपको दिखाऊंगा. तो ये कुछ प्लांट है जिसमें अगर एनिमल उसे खाते हैं, खाते तो नहीं है लेकिन अगर खाते हैं तो वो मरते हैं. ठीक है, ये भाई ये मर जाएगा, ये मर गया, इसके डाइजेशन बिगड़ गया और ये मर गया. तो डिफेंस मैकेनिज्म प्लांट में भी होते हैं. ठीक है ना, तो उसकी वजह से वो जिंदा रहते हैं. तो ये कुछ था, कुछ बातें थी अच्छी हमने की. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स उसमें होते हैं, से निकोटीन, ये जो है ना, ये भी बहुत केमिकल्स उसमें होते हैं. ठीक है ना, दिख रहा है आप. तो ये अच्छा आपको ये समझ में आया होगा. ये कुछ प्लांट है, निकोटीन, कैफीन, ओपियम, क्विनिन इसमें होते हैं. ये प्लांट नहीं है, इसके अंदर के केमिकल है. ये जो प्लांट दिख रहा है इसके अंदर के केमिकल होते हैं. ठीक है ना, कैफीन, ओपियम, क्विनिन. एक्चुअली में ये कैफीन, ये जो है ना, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट में होते हैं. वो डिफेंस का काम करते हैं, प्लांट को बचाते हैं अदर एनिमल से, ग्राजर से बचाते हैं. अदर सेकंड प्रोड्यूस बाय एक्चुअली डिफेंस अगेंस्ट ग्राजर्स. ग्राजर्स यानी जो प्लांट को खाते हैं उसको बोलते हैं ग्राजर्स. समझ में आ रहा है. तो लास्ट अभी है, लास्ट जो बोलते हैं कमेंसलिज्म. तो कमेंसलिज्म को देखेंगे. तो यहाँ पे हम देखेंगे कमेंसलिज्म. कमेंसलिज्म जो है जिसमें एक स्पेशीज बेनिफिशियल है और एक न्यूट्रल है. यानी कि एक स्पेशीज का बेनिफिट होता है लेकिन दूसरे स्पेशीज का ना बेनिफिट है ना कुछ जाता है, यानी कि ना नफा ना तोटा इसमें दूसरे स्पेशीज का. ओके ना, समझ में आ रहा है बेटा. तो एक बेनिफिशियल है, दूसरा नहीं है. तो देखते हैं कमेंसलिज्म में क्या होता है. दिस इज द इंटरेक्शन इन विच वन स्पेशीज बेनिफिट्स एंड द अदर इज नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड. ओके, तो एक स्पेशीज अपने दूसरे स्पेशीज को बेनिफिट करती है और दूसरी जो है अपने आप में चलती रहती है, उसका कोई लेता नहीं. यानी कि जो स्पेशीज उसके ऊपर ग्रो करती है उसको वो हानि नहीं पहुँचाती है. ठीक है ना. तो देखते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दूंगा. देखो आगे, ये देखो ऑर्किड दिख रहा है. यहाँ पे एक एग्जांपल है, ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट. तो ये जो दिख रहा है ये कमेंसलिज्म है. यहाँ पे ऑर्किड ग्रो हो रहा है प्लांट के ऊपर, ये ब्रांच है दूसरे प्लांट की, और वहाँ पे ऑर्किड ग्रो हो रहा है, लेकिन वो ऑर्किड उससे कोई हानि नहीं पहुँचाता. और वो जो ऑर्किड है उससे फूड भी नहीं लेता प्लांट से. वो अपने आप में इन्वायरमेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस का यूज़ करता है, ह्यूमिडिटी का यूज़ करता है और वहाँ पे ग्रो हो जाता है, लेकिन दूसरे प्लांट को हानि पहुँचाता नहीं है. तो वो भी दो, ये जो इंटरेक्शन है इसको बोलेंगे हम कमेंसलिज्म. क्या बोलेंगे, कमेंसलिज्म. समझ में आ रहा है. तो इंटरेक्शन इन विच वन स्पेशीज बेनिफिट्स एंड अदर नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट्स, इसको बोलते हैं न्यूट्रल. समझ में आ रहा है कमेंसलिज्म. वेरी सिंपल थिंग्स. सो एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एपीफाइट. एपीफाइट यानी ईपी मीन्स अबव द फाइट मीन्स प्लांट. तो अबव द प्लांट जो ग्रो होता है उसे बोलते हैं हम एपीफाइट. तो ऑर्किड ग्रो होता है, उससे हानि भी नहीं पहुंचाता और ग्रो भी होता है. अ ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री. तो ये दूसरी जो ब्रांच दिख रही है आप, मैंगो ट्री की ब्रांच है. समझ में आ रहा है ना. सो विल गेट बेनिफिट वाइल द मैंगो ट्रीज डिराइव्स नो बेनिफिट्स.
द कैटल, मैंगो ट्रीज को उससे कुछ बेनिफिट नहीं है तो वो न्यूट्रल है, समझ में आ रहा है। तो जब अब अगर आप ऑर्किड्स की बात करते तो वो तो ग्रो हो रहा है, लेकिन मैंगो को वो कुछ नहीं करेगा। तो ठीक है, तो एक का बेनिफिट्स हो रहा है क्योंकि वो बढ़ रहा है और दूसरे का कुछ नहीं जाता है। वो वैसे ही है वहाँ, ठीक है ना। तो कैटल ग्रेट द ग्रासिंग कैटल इन क्लोज एसोसिएशन, क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म, राइट। तो कैटल का भी एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा आगे। देखो ऑर्किड, ऑर्किड दिख रहा है यहाँ पे, ट्री पे हो रही है ऑर्किड है, अच्छा सा मैंगो ट्री के ऊपर। तो ये कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। और दूसरा भी मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखो अब ये अच्छे से चल रही है। देखो कैटल कुछ हार्म पहुंचा रही कि हानि पहुंचा रही कि ये जो बर्ड है ये कोई हानि पहुंचाएगा किसे, कुछ नहीं, ये अच्छे से चल रहा है, मज़े से चल रहे हैं दोनों, कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो देखो कैटल egrets ऑलवेज फॉर एज क्लोज टू कैटल, एज कैटल मूव दे फ्लैश आउट इंसेक्ट्स दैट माइट बी डिफिकल्ट फॉर egrets टू फाइंड एंड कैच। ओके, तो अनदर एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म इंटरेक्शन बिटवीन से एनिमल, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आगे आगे की बात करेंगे हम। तो कैटल इग्रेट्स एंड कैटल, तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक स्पेशीज़ का बेनिफिट हो रहा है, इसके ऊपर है वो, और दूसरी जो है उसका कोई नहीं जाता है, वो अपने अच्छे से खाना खा रही है। इसका क्यों बेनिफिट है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ रहता है, उसके ये जो कैटल है ना उसकी बॉडी के ऊपर है ना कुछ खाने के लिए इंसेक्ट रहते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट है ना। तो ये क्या करेगा, इस इंसेक्ट को खाएगा। इसका तो कुछ नहीं जाता है ना, किसका, कैटल का तो कुछ नहीं जाता है ना। इंसेक्ट खाए तो नहीं खाए, खाए या नहीं खाए, तो ये जो ऊपर का जो एनिमल है ये इंसेक्ट को खाएगा, इसके बॉडी के ऊपर का। तो इससे एक का बेनिफिट है और एक का कुछ नहीं जाता है, तो इससे बोलेंगे हम कमेंसलिज्म। समझ में आ रहा है कुछ? ओके, सो अनदर एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म इन इंटरेक्शन बिटवीन से एनिमल है क्या, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ देखते हैं हम, ठीक है। तो कमेंसलिज्म है, बहुत सारे हैं देखो। सो यहाँ पे एक सी एनिमल, ये देखो एग्जांपल है सी एनिमल, ये तीसरा एग्जांपल मैंने आपको बताया। दैट हैज स्टिंगिंग टेंटैकल्स एंड क्लॉ फिश दैट लिव्स अमंग देम, ये फिश उसमें अंदर रहता है, ठीक है ना। तो देखो कितना अच्छा सा दिख रहा है ना, एक का बेनिफिट्स है एक का कुछ नहीं जाता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम कमेंसलिज्म। फिश गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स, तो फिश का क्या होता है, प्रेडेटर से प्रोटेक्शन होता है। कोई आता है ना फिश को खाने के लिए तो फिश उधर उसके अंदर जाता है, फिश उसके अंदर जाता है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे इस तरह से हमने देखा बहुत सारे चीज़ें, म्यूचुअलिज्म देखा, कंपटीशन देखा, प्रेडेशन देखा, पैराडिज्म, कमेंसलिज्म एंड एमेंसलिज्म। तो एमेंसलिज्म की कंसेप्ट आपको मुझे ऐसा लगता है नहीं है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए अमेंसलिज्म भी देखेंगे, ठीक है ना। अमेंसलिज्म जो है वहाँ पे क्या होता है, देखो इसमें तो नहीं है, आपको सिर्फ देखो थोड़ा बड़ा करका है मैं, तो देखो अभी वॉलनट ट्री है, ब्लैक वॉलनट ट्री, क्या होता है कि ये जो ब्लैक वॉलनट ट्री है, वो ब्लैक वॉलनट ट्री एक केमिकल सिक्रेट करता है जिसको बोलते हैं जगलॉन, और उसकी वजह से वहाँ पे कुछ एनिमल्स, सॉरी वहाँ पे कुछ प्लांट्स है ना ग्रो हो नहीं पाते। तो एक जो प्लांट है वो उनका लॉस है, तो वो नहीं ग्रो हो पाते, लेकिन इसका कुछ नहीं जाता है इस प्लांट का। तो वो क्या करता है, जगलॉन जैसा केमिकल सिक्रेट करता है, उसके वजह से दूसरे प्लांट उसके एरिया में आते नहीं हैं। दूसरा एमेंसलिज्म का एग्जांपल है पेनिसिलियम, जिसको आपको पता है जब वो ग्रो होती है ब्रेड पे तो वो बैक्टीरिया को ग्रो होने नहीं देता है, ठीक है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे तो एक एग्जांपल है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे देखे, ठीक है। तो क्या क्या देखा हमने, पॉपुलेशन इंटरेक्शन में क्या क्या देखा, फर्स्ट म्यूचुअलिज्म, सेकेंड कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म एंड एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म मोस्टली आपको इस बुक में भी नहीं दिया है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए आपको रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो म्यूचुअलिज्म ने हमें ये जो चार्ट है ना आपको सब समझ आएगा। ये चार्ट आपको क्या रख, इस पूरे इसमें क्या आपको समझ में आना होना चाहिए कि म्यूचुअलिज्म ये क्या है एग्जैक्टली, कौन सी स्पेशीज़ कौन सी बेनिफिशियल है,
यानी कि कौन सी उसको हानि पहुंचाती है या नहीं पहुंचाती है, तो ये आपको समझ में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आपको ये समझ में आया होगा, होप आप सबको इंटरेक्शन। तो इसको अच्छे से देखो आप, ये हमारा जो टॉपिक है ये समाप्त हो गया है, और इसके ऊपर की जो एक्सरसाइज है मुझे 2 दिन में आनी चाहिए। अभी 2 दिन में आपकी एक्सरसाइज पूरी आनी चाहिए, मैं चेक करूँगा। और उसके बाद चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और वो चैप्टर हैं जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो मैं आगे वीडियो आपको भेजूँगा। तो कोई बात नहीं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और दूसरा जो बात ऐसा है, ये आपका चैप्टर आपको पता है कि ये चैप्टर अभी हुआ है, ठीक है। इसको अच्छे से देखो पॉपुलर इंटरेक्शन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नोट्स भेजो और एक्सरसाइज भेजो। थैंक यू।